नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे देश किसका कि वीआईपी सीट पर जहां के सांसद हैं वैसे तो क्रिकेटर हैं, लेकिन जब भी कभी मैदान में उतरे तो कुछ ना कुछ विवाद उनके साथ जुड़ा ही रहा। कभी अपने बयानों को लेकर विवाद से जुड़े रहे तो कभी अपने क्रिकेट के मैदान पर ही खिलाड़ियों से भिड़ गए। इस हिसाब से अगर देखें तो राजनीति में भी आए विवादों को लेकर चर्चाओं में रहे। यूं कहें कि विवादों से इनका पुराना नाता है, नाम है गौतम गंभीर। सबसे ज्यादा विवादों की चर्चा गौतम गंभीर और श्री संत के बीच रही है। उसके बाद 2007 में तीसरे वनडे मैच के दौरान कानपुर में गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच विवाद हुआ था। दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ देर के लिए मैच तक रोकना पड़ा। इसके बाद गंभीर का विराट कोहली संग भी मैदान पर नोकझोंक का खास रिश्ता रहा है। दोनों 2 बार आईपीएल में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। पहले साल 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहते हुए गौतम गंभीर और कोहली एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। इसके बाद 2023 में जब गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे, तब भी दोनों मैच के बाद एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब जब सांसद भी हैं तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर को लेकर पूर्वी दिल्ली के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोग क्या कहते हैं और साथ में सर्वे क्या कहते हैं। पूर्वी दिल्ली के लिए क्या गौतम गंभीर दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी में है, बीजेपी तैयार है या फिर जनता कोई नए चेहरे को ढूंढ रही है। जनता किसे चुनकर लोकसभा भेजती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं, यहाँ के स्थानीय पत्रकारों का क्या कहना है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में वीआईपी सीट पर देश किसका में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सुनिए क्या स्थानीय जानकारों का, पत्रकारों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी और भारतीय राजनीति और दिल्ली की राजनीति को हम तकरीबन 30 वर्ष से तो देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि दिल्ली के जो वोटर हैं बड़े ही चालाक हैं। मोदी जी का जब चुनाव आता है लोकसभा का तो उन्हें मिलता है 57%, और जब केजरीवाल दिल्ली में आते हैं विधानसभा में तो उनको मिलता है 54% वोट। आप अंदाज लगा लीजिए कि दिल्ली की जनता कितनी चालाक है। देश के लिए मोदी चाहिए और दिल्ली के लिए केजरीवाल चाहिए। और अभी भी मुझे यही लग रहा है कि चाहे केजरीवाल का एपिसोड जो भी चल रहा है, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, शराब घोटाला कांड चल रहा है, जांच हो रही है, ईडी उनसे जांच करना चाहती है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान यही कहता है कि आज भी चुनाव होगा लोकसभा का तो 7 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को जाएगा। केजरीवाल और कांग्रेस शायद खाता भी ना खोल पाए। सच्चाई तो यही है कि अगर मान लीजिए मैंने मोदी का नाम लिया तो या तो मुझे लोग मोदी भक्त कहना शुरू कर देंगे और आपको गोडिया मीडिया या कुछ भी नाम से बुला सकते हैं। पर सच्चाई वही है जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है। आज की तारीख में आप सोच के बताओ, अपने आप सोचो, और कौन है जो इस पोजीशन के काबिल है। आपके पास इंडिया अलायंस है, उसमें जितने नाम आप गिनवा लीजिए, क्या सचमुच आप इंडिविजुअली ज़रा उनको सोच के देखिए, क्या वो सचमुच प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? उनकी क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या उनसे उम्मीद लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इस वक्त देश को सिवाय मोदी के लगता नहीं है कि कोई और आगे आ सकता है, और ये एक सच्चाई है। इसे स्वीकार करने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस की बात हम करें तो राहुल गांधी का यात्रा निकालना दिल्ली के लिए न पहले अच्छा था न आज अच्छा है। रही बात इंडिया गठबंधन की, अगर देखें तो केजरीवाल उसमें शामिल है। केजरीवाल और भारतीय कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो 1 आध सीट भले मिल जाए उनको, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 80% भाजपा का अपना अधिकार है और उससे उसे चिंता दिखना हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई छीन सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मैंने अभी सुना है कि वो अपने उम्मीदवार को जो है जो पहले थे वो अब नहीं रखेगी। अगर ऐसा होता है तो अमर जी ये मान लीजिए 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पुनः मिलेंगी। देखिए यहाँ पर 2 बात है। मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ। 2014 लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस और आप को जोड़ दीजिए तो 48% वोट बनता था और बीजेपी को तकरीबन 47%, यानी 1% कम था।
लेकिन 5 वर्ष के बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो दोनों का वोट जोड़ दीजिए तो 40% होता है और मोदी का वोट 57% बढ़ जाता है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 5 साल रूल करने के बाद भी नो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट मोदी। जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, देखिए यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि गिरफ्तारी पॉलिटिकल कारण से हो रहा है तो बहुत बड़ा तबका ये भी है दिल्ली का, उसको लग रहा है कि शराब घोटाला कांड में कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को पूरा दिल्ली कह रहा है करे इनके साथ तो प्रतिशोध लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 चुनाव का डाटा हम आपको बता रहे हैं, दोनों चुनाव का डाटा जोड़ दीजिए कांग्रेस आपका तो भी वो मोदी को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फासला है 17% का। 5% बढ़ जाएगा, 6% बढ़ जाएगा, 17 का 17% स्विंग तो नहीं आएगा ना। इसलिए एडवांटेज मोदी जाता है, भले इनकी गिरफ्तारी होगी थोड़ा इनका बढ़ जाएगा, 42% हो जाएगा, 44% हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली की जनता देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं और वो बड़े ही चालाक हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी तो हो सकता है कि अगर जो गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी का संगठन टूट जाए, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरे पार्टी संगठन को एक ग्रिप में लेके चलते हैं और जब मुखिया ना रहे तो नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आप पार्टी में माइनस केजरीवाल पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 13 सीट है पंजाब में, 7 सीट है दिल्ली में, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड यही 2 राज्य है। और यदि केजरीवाल का अपना एक ऑरा है, लोग एग्री करें डिसएग्री करें जो भी करें, आप मतलब केजरीवाल, तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इनके पास केजरीवाल के लेवल का कोई कैंपेनर नहीं रहेगा और उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और उसमें सिंपैथी वेव की बात नहीं है, जो मैं पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड है, ये नहीं है कि ये गलत है ये सही है, नहीं, यदि गलत भी है सही भी है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि आप कहाँ पर क्या क्या करें। केजरीवाल के जगह पर कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि जो इनके उप मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में हैं, इनके जो संजय सिंह हैं वो भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन वो भी जेल में हैं, तब तो ढेर सारे लोग जेल ही में। प्रचार करेगा कौन? राघव चड्ढा से लोकसभा चुनाव वो तो खुद तो खड़े थे, लोकसभा चुनाव पिछली बार हार गए, चुनाव बुरी तरह से हारे, करीब 2.5 लाख वोट से हारे थे, तो क्या दूसरों को जिताएं? सचमुच मैंने ऑर्गेनाइज कर करके प्रोग्राम्स और केजरीवाल जी को ऊपर लाए और उनके लिए बहुत काम किया और मन में बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि वो खुले तौर पे कहते थे इसको अंदर करो, ये क्यों काम गलत कर रहा है, इसको अंदर करो, ये करो। यहाँ तक तो सोनिया गांधी तक सब तो उन्होंने नाम ले लेके कहा था कि इनको अंदर करो, इन्होंने बहुत बेईमानियाँ बहुत करप्शन की है। सचमुच सबके दिल जीत लिए थे उन्होंने। मगर अब वो परिस्थिति, मान लीजिए वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, मगर भाई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ये प्रश्न हर आदमी के मन में आता है, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर क्यों नहीं ईडी के 5वें 6ठे समन के इंतजार कर रहे हो? एक बार जाके बात साफ करो, क्लियर करो। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आप ये कहते हैं जी 25-25 करोड़ रुपए दे के आप हमारे काउंसलर्स को खरीद रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात अगर आप किसी पे दोष लगाते हैं, उसका जितना बेनिफिट है वो शायद बीजेपी ही ले जाएगी, क्योंकि आप जब इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके लिए सामने नहीं आते हैं या साबित नहीं करते हैं तो आप अपने आप को और नीचे गिरा देते हैं, आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं? लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वही कांग्रेस को गिरफ्तारी करने की बात कर रहे थे, वही कह रहे थे कि ये गलत है, वो ममता जी गलत है, आज उन्हीं की गोद में बैठ रहे हैं। अमर जी, इससे स्पष्ट है कि केजरीवाल केवल राजनीति खेल रहे हैं। तभी से हम लोगों की बातों में कांग्रेस का जिक्र उस तरह से नहीं आया, जो कि आज नेशनल लेवल पे अपोजिशन में है, बड़ी पार्टी। लेकिन क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की यहाँ पर दिल्ली में? देखिए 2 चीज़ है कांग्रेस के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से। यदि आप 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि 7 में से 5 सीटों पर रनर अप कांग्रेस है, सिर्फ 2 पे आप है जी। लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेस को खुद ही ये बात समझ नहीं आती और विधानसभा में इतना ज़्यादा एंटी मोदी हो गए हैं कि अपने वजूद को ही खो दिए हैं वो। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहां पर साल 2019 में क्रिकेट से राजनीति में आए गौतम गंभीर ने
बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल किए थे। भारतीय क्रिकेट जगत के बल्लेबाज गौतम गंभीर पर ही बीजेपी ने साल 2019 में दांव भी खेला। उसी चुनाव में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हुई थी। गौतम गंभीर ने 3 अक्टूबर 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था। गंभीर ने 22 मार्च 2019 को बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले अरविंद सिंह लवली ने भी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से पर्चा भरा था, लेकिन गौतम गंभीर से इस साल हार गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना मैदान में उतरी, जो गौतम गंभीर से वो भी हार गई। वर्तमान में अगर मारलेना की बात करें तो केजरीवाल सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास कई प्रभार भी अभी हैं। उन्होंने पहली बार ही 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि वो पहली बार में ही बीजेपी के गौतम गंभीर से मात खा गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से गौतम गंभीर उम्मीदवार थे, जिन्हें 6,96,158 वोट मिले। 55.35% इनका वोट शेयर रहा। कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,04,934 वोट मिले, जिन्हें 34.24% वोट मिला। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना मैदान में उतरी, जिन्हें 2,19,328 वोट मिले, जो करीब 17.44% वोट शेयर रहा था। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 7 लोकसभाओं में से कुल जो लोकसभा सीट है दिल्ली की वो 7 है और उसमें से एक है। यह लोकसभा क्षेत्र 1996 से अस्तित्व में आया था। उससे पहले परसीमन की वजह से और कई कारणों से यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा तक नहीं होती थी। इस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के 40 वार्ड शामिल हैं। लगभग 25 लाख आबादी है। 1967 से लेकर 2014 तक 1997 के उपचुनाव समेत कुल 14 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस अब तक 6 बार चुनाव जीती है, तो वहीं बीजेपी भी 6 बार चुनाव जीत चुकी है। दोनों की बराबर हिस्सेदारी कहें या जीत कहें इस लोकसभा सीट पर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने महेश गिरी को मैदान में उतारा, जिन्हें 5,72,202 वोट मिले थे। 47.83% वोट शेयर रहा। आम आदमी पार्टी ने राजमोहन गांधी को उतारा, 3,07,39 वोट मिले उन्हें, जिन्हें उसके बाद 31.91% वोट शेयर रहा। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटा संदीप दीक्षित मैदान में उतरे, जिन्हें सिर्फ 2,03,240 वोट ही मिल सका। 16.99% वोट शेयर रहा था। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पीछे रह गई थी और इस 2014 में भी बीजेपी ने सीट पर कब्जा किया। कुल वोट प्रतिशत 65.41% यहां पर रहा था। 2008 में ईस्ट दिल्ली में परिसीमन के बाद से इस क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा आते हैं, जो कुंडली, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, गांधीनगर, शाहदरा और जंगपुरा ये विधानसभा के क्षेत्र हैं। अब ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की अगर खासकर बात करें कि इस कार्यकाल में कौन कौन सी पार्टी रही है, 1967 से 1971 तक हरदयाल देवगन रहे। भारतीय जनसंघ से 1971 से 1977 में हरे कृष्ण लाल भगत जो कांग्रेस की तरफ से रहे। 1977 से 1980 में किशोर लाल जनता पार्टी। 1980 से 84 में हरे कृष्ण भगत रहे कांग्रेस की तरफ से। 1984 से 1989 तक हरे कृष्ण लाल दोबारा जीते कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। 1989 से 1991 में हरे कृष्ण लाल दोबारा मैदान में थे और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की थी। 1991 से 1996 तक बैकुंठ लाल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर उतरे और जीते। 1996 से 1997 में फिर से उपचुनाव हुआ और बीजेपी के बैकुंठ लाल शर्मा ही जीते। 1997 और 98 में लाल बिहारी तिवारी बीजेपी से जीते। 1998 से 1999 में भी लाल बिहारी तिवारी ने ही यहां से जीत दर्ज की थी। 1999 से 2004 में भी लाल बिहारी तिवारी का ही दबदबा इस सीट पर रहा था। इसके बाद की अगर बात करें तो 2004 और 2009 में 2004 से 9 के बीच में संदीप दीक्षित कांग्रेस से जीते, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। 2010 से 2014 के बीच में संदीप दीक्षित ही रहे यहां कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और यहां के सांसद। 2014 में यहां से समीकरण फिर से बदला और बीजेपी ने सत्ता पर फिर से वापसी की। 2014 और से 2019 के बीच में महेश गिरी रहे बीजेपी की तरफ से। 2019 से 2024 में अभी गौतम गंभीर यहां से बीजेपी के सांसद हैं।
ईस्ट दिल्ली के जातीय समीकरण को समझने से पहले ईस्ट दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है वो भी सुनना जरूरी है, तो जनता की बात पहले सुन लीजिए। को स्थिति तो अच्छी रहेगी। मोदी जी ने जो वादा करा है जनता से कि मेरी जिम्मेदारी है आपके सारे काम करना, वो हाँ, पर कैंडिडेट नए उतारे, अच्छे उतारे, जो काम करें दिल्ली का। अच्छा, वीआईपी कैंडिडेट जो कही जाती है, जैसे मान लीजिए गौतम गंभीर भी हो गए, तो किस तरह का क्षेत्र में क्या है, काम किस तरह से? देखो, उन लोगों को टिकट देनी चाहिए जो जनता का काम करें। ठीक है, वो नामी गिरामी है, बड़ी हस्ती हैं, पर ऐसे लोग आने चाहिए जो जनता के जुड़े रहें। आप देखो, यहाँ रोडों की व्यवस्था है, बिजली की तारों की व्यवस्था है, बेरोजगारी की समस्या है, वेंडर्स की समस्या है, कौन दूर करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबके पास रोजगार हो अपना। हमने विकसित भारत बनाना है, हम तभी बनाएंगे सब मिलके अच्छा काम करेंगे। लोगों ने वोट मोदी जी को देना है और वो देंगे, 7 सीटें आएंगी, पर कैंडिडेट में बदलाव होना चाहिए। प्रेसिडेंट मोदी जी को कैंडिडेट बदलने चाहिए जो जनता से जुड़े रहे, जो जनता की बात सुने। यहाँ तो 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कोई आया ही नहीं, बिल्कुल कोई पूछने नहीं आया कि क्या हाल है, क्या नहीं है, लोगों का, गरीबों का क्या हाल है। बस वही वोट के टाइम पे आएंगे, अपना थोड़ी बहुत भाषा बोलेंगे, चल देंगे बस। और मैं दिल्ली के अंदर मुझे रहते हुए लगभग 22-23 साल हो गए हैं। इस सरोजनी इलाके में अब से 9-10 साल पहले मैं विधायक, एमपी, हर किसी को देखते हुए मैंने मिला है मेरे को, लेकिन ये 9-10 साल के अंदर मैंने आज तक देखा ही नहीं कि एमपी कब आई, कहाँ आई, एमपी ने कौन सा काम करवाया है, मैंने देखा ही नहीं है आज तक। और इससे पहले मेरे को विधायकों ने भी मैंने देखा है, विधायकों को भी और एमपी को भी देखा है। और ये जो दिल्ली के अंदर एमपी सीटें हैं ना, एक तो सेलिब्रिटी को कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो जनता में कभी नहीं आते हैं। ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो काम करे और जनता की बदहाली को, बेरोजगारी को देख सके। सेलिब्रिटी को जो टिकट दे दी जाती है वो जीतने के बाद कभी एरिया में कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैं इस बार चाहूँगा कि सातों सीट इस बार केजरीवाल को जानी चाहिए। और दिल्ली के अंदर हमने लगभग 10 सालों में काम देखा है केजरीवाल का। वजह यह गरीब को कोई सुधार हो नहीं रही है। कोई भी आता है सब अपने अपने देखता है। भाई गरीब को भी सुधार होना चाहिए ना, जो फुटपाथ पर रह रहा है उसका भी सुधार होना चाहिए ना। जितना बड़ा सब अपने जेब में भर रहा है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है ना। जो राजनेता है वो तो चलिए एक समझ में आता है, लेकिन इस बार जो सेलिब्रिटी टाइप के जो कैंडिडेट हैं, क्या उनको कंटिन्यू कर सकती है पार्टी? ऐसे देखो, जो अच्छा काम करता है ना वो उससे जय जयकार होती है, और गलत काम की तो कोई नहीं है। इस सीट पर दलित, मुस्लिम, सिख, जैन वोटर हैं। अनुसूचित जाति की संख्या 20% के ऊपर है। जातीय समीकरण को अगर समझे तो बौद्ध धर्म के 0.15%, क्रिश्चियन के 0.84%, जैन धर्म के 2.5%, मुस्लिम धर्म से 15.09% और अनुसूचित जाति से 15.43% यहाँ की जातीय आबादी है। ST, ST अनुसूचित जनजाति से के कोई भी नहीं है, 0% इसकी आबादी है यहाँ पर। सिख समुदाय के 2.92% यहाँ पर आबादी, जो डाटा है उसके अनुसार से ये बताया गया है। क्रिकेट का जलवा, उसके बाद राजनीति में एंट्री तो हुई, लेकिन संसद में गौतम गंभीर की उपस्थिति बेहद ही खराब रही है। संसद में गौतम गंभीर ना के बराबर उपस्थित रहे हैं। संसद में अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो बजट सेशन 2024 में 14% उपस्थित रहे, यानी गए और रिटर्न आ गए होंगे। विंटर सेशन 2023 में 43%, स्पेशल सेशन में 75%, मानसून सेशन 2023 में 24%, बजट सेशन 2023 में 68%, कुल रजिस्टर में साइन 61%, 3 डिबेट में हिस्सा लिया और 97 सवाल उन्होंने पूछा। गौतम गंभीर की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ। गंभीर ने टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका भी निभाई। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में बेहतरीन पारी खेले और उसमें टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। गौतम गंभीर का जन्म एक बिजनेसमैन परिवार में हुआ। गौतम गंभीर के पिता का नाम दीपक गंभीर और उनकी मां सीमा गंभीर हैं। गंभीर महज 18 दिन के थे तो उन्हें उनके नाना नानी ने गोद ले लिया था। गंभीर की पूरी उम्र अपने ननिहाल में ही बीती।
गौतम गंभीर ने 2003 में भारत के लिए पहला मैच खेला। 2016 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले गंभीर ने 2018 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए। वह टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं और गौतम गंभीर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में आए। अभी गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। गौतम गंभीर ने भारत के लिए 58 टेस्ट खेले, 147 वनडे और 37 टी20 मैच खेले हैं। गंभीर ने टेस्ट में 41.95% की औसत से 4154 रन बनाए। वनडे में उनके बल्ले से 39.68 की औसत से 5238 रन निकले। वहीं टी20 में इस बल्लेबाजी ने 27.41% की औसत से अगर रन रेट की बात करें तो 932 रन बनाए। गौतम गंभीर ने अपने करियर में 20 इंटरनेशनल शतक ठोके हैं। टेस्ट में उन्होंने 9 और वनडे में 11 सेंचुरी जड़ी। वहीं टी20 में गंभीर ने 7 अर्धशतक लगाए। गौतम गंभीर ने अपने पूरे करियर में 64 शतक लगाए हैं। उनके नाम 43 फर्स्ट क्लास और 21 लिस्ट ए शतक है। गौतम गंभीर को 2009 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजनीति में उतरने के बाद भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अब दिल्ली के ईस्ट दिल्ली से लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए भी चर्चा है कि क्या पता बीजेपी जैसे हर बार अपने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को बदल देती है तो इस बार भी कोई नया चेहरा तलाश रही हो। लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली के सभी 7 सीटों को लेकर जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे आए उसमें हवा के रुख तो बीजेपी की तरफ है, लेकिन जनता का मूड क्या कुछ कहती है इसे ही समझने वाली बात होगी कि किसे सांसद चुनकर जनता संसद तक भेजती है। ये सारे समीकरण चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो सर्वे और इसके अलावा जो एक्सपर्ट हैं और वहाँ की जनता है स्थानीय, उन सब की राय आपको कैसे लगी और देश किसका के VIP सीरीज में कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।